हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मिशन रेलवे जॉब्स में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स सिमेट्री डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं घूर्णी समरूपता। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप 2016 का क्वेश्चन बैंक का अगर सेट लगाए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें घूर्णी समरूपता अर्थात सिमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आयत की सिमेट्री कितनी होती है, वर्ग की सिमेट्री कितनी होती है, समलंब चतुर्भुज की सिमेट्री कितनी होती है। तो उसके बारे में आज हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाला जाता है सिमेट्री और उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले हम घूर्णी समरूपता कहते हैं किसको है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों, घूर्णी समरूपता, समरूप समरूप सम मतलब क्या होता है, समान होता है, और रूप मतलब क्या होता है, रूप रूप। ठीक है, आकृति, आकार। ठीक है, तो सम जिसका रूप समान हो तो उसके क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, किसी भी आकृति को क्षैतिज रूप से, लंबवत रूप से या विकर्ण के आधार पर यदि मोड़ते हैं और मोड़ने के फलस्वरूप वह आकृति दो बराबर भाग में ही बट जाता है। ठीक है, दो बराबर भाग में बटना ही क्या कहलाता है, घूर्णी समरूपता। जैसे कि दोस्तों हम लोग चलिए डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक वर्ग दिया रहेगा और उसके पूछेगा घूर्णी समरूपता। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, यदि इस वर्ग को हम क्षैतिज के आधार पर मोड़ते हैं तो किस तरह मुड़ेगा, क्षैतिज के आधार पर हम अगर इस ऐसे मुड़ते हैं तो यह मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के फलस्वरूप जो आकृति बनेगा वह किस तरह बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनेगा। क्योंकि यह पार्ट और यह पार्ट दोनों क्या भी मुड़ गया, दोनों मुड़ गया तो यह इक्वल भाग में बट गया। तो इसका जो घूर्णी समरूपता हो जाएगा वो एक होगा, अर्थात जितने बराबर भाग में मुड़ेगा वही घूर्णी समरूपता होगा। जैसे कि दोस्तों इसे हम और तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि और कितने तरह से मोड़ा जा सकता है। तो चलिए एक तरह से और देखते हैं। पहला में हम क्षैतिज के आधार पर मोड़े, अब हम लंब के आधार पर मोड़ते हैं। ठीक है, तो लंब के आधार पर यदि हम मोड़ते हैं तो मोड़ने के फलस्वरूप जो हमें आकृति प्राप्त होता है वो बिल्कुल ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, यह भी दो बराबर में भाग में बट गया तो इसकी एक और घूर्णी समरूपता हो जाएगी। ठीक है, यदि हम इसे विकर्ण के आधार पर मोड़ते हैं, विकर्ण के आधार पर यदि हम इसे मोड़ते हैं तो ऐसे मोड़ते हैं तो जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, और दो बराबर भाग में बट जाएगा तो इसकी एक और घूर्णी समरूपता होगी। यदि हम इसे इसके हिसाब से मोड़ते हैं तब भी जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यह भी दो बराबर भाग में बट जाएगा तो इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी, टोटल चार होगी, चार हो गई। ठीक है, पहला एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और एक चार हो गया। तो बोलेगा कि वर्ग की घूर्णी समरूपता कितनी होगी, तो चार होगी। ठीक है, इसे हम लोग प्रयोग के माध्यम से और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि निकाला कैसे जाता है। बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको सटीक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कि हमें वर्ग का पूछेगा कि घूर्णी समरूपता कितनी होती है। तो चलिए हम इसे फिगर के माध्यम से निकाल के समझाते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, हम पेपर को वर्ग के रूप में कट कर लिए। ठीक है, अब इसे हम क्षैतिज के आधार पर हम इसे मोड़ते हैं क्षैतिज के आधार पर और देखते हैं कि इसकी घूर्णी समरूपता बनती है कि नहीं। और यदि इसे हम क्षैतिज के आधार पर मोड़ते हैं तो देखिए बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ठीक है, तो देखिए इधर भी बराबर भाग में बट गया, इधर भी बराबर भाग में बट गया और इधर भी बराबर भाग में बट गया। तो इसकी घूर्णी समरूपता क्या हुई, अभी एक हुई है। ठीक है, और इसे हम लंब के आधार पर मोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि इसे हम लंब के आधार पर मोड़ते हैं तो तभी यह बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो इसकी एक और घूर्णी समरूपता हो गई, वह हो गई दो हो गई। ठीक है, अब इसे हम कर्ण के आधार पर मोड़ने की कोशिश करते हैं। कर्ण के आधार पर यदि हम मोड़ते हैं तभी यह बराबर भाग में बढ़ जाता है। जैसे देखिए कर्ण के आधार पर यदि हम मोड़े तो यह बराबर भाग में बढ़ गया। ठीक है, देखिए अब उस तरफ से भी देख लीजिए बराबर भाग में बटा है कि नहीं बटा है। देखिए बराबर भाग में बट गया तो इसकी समरूपता कितनी हुई, तीन हुई। इसे एक और कर्ण के माध्यम से हम मोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यह भी बराबर भाग में बट गया। तो जो चार बराबर भाग में बट गया, एक क्षैतिज के आधार पर, एक लंब के आधार पर और दो कर्ण के आधार पर, तो चार बराबर भाग में बांटना ही क्या कहलाता है, घूर्णी समरूपता कहलाता है। तो इसलिए वर्ग की जो घूर्णी समरूपता होगी वो कितनी होगी, चार होगी। ठीक है, इसलिए वर्ग की घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, कुल चार घूर्णी समरूपता होगी, क्योंकि इसे चार बराबर भाग में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं, आयत। अब इसे आयत की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आयत को क्षैतिज के आधार पर मोड़ते हैं। ठीक है, आयत को यदि हम क्षैतिज के आधार पर मोड़ेंगे तो इसकी घूर्णी समरूपता एक होगी। ठीक है, ये दो बराबर भाग में बट गया, दो बराबर भाग में बट गया। ठीक है, देखिए
कहीं से भी इसका कोई एरिया बाहर नहीं निकला हुआ है, इसलिए इसका जो घूर्णी समरूपता हो जाएगी 1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसे हम अब इसे लंब के आधार पर मोड़ने की कोशिश करते हैं। लंब के आधार पर मोड़ते हैं तब भी इसकी घूर्णी समरूपता बन जाती है, अर्थात 2 बराबर भाग में तभी बढ़ जाता है, इसलिए इसका अभी तक जो घूर्णी समरूपता हुआ 2 हुआ। अब इसे हम कर्ण के आधार पर मोड़कर देखते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसे हम यदि कर्ण के आधार पर मोड़ते हैं तो देखिए 2 बराबर भाग में नहीं बटा नहीं बटा, क्योंकि यह जो एरिया है वह निकला हुआ है। ठीक है, देखिए यह एरिया क्या है, निकला हुआ है, और इधर से भी देख लीजिए यह भी एरिया क्या हुआ, निकला हुआ है। तो बराबर भाग में नहीं बटा तो क्या हुआ, यह एक कर्ण के हिसाब से मोड़ते हैं तो घूर्णी समरूपता नहीं होगी। अब इसे दूसरे कर्ण के आधार पर मोड़ कर देखते हैं कि इसकी घूर्णी समरूपता बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, तो ऐसे मोड़ते हैं तभी यह बराबर भाग में नहीं बटा। तो इस आयत की जो कुल घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। एक जब हम क्षैतिज के आधार पर मोड़ेंगे तब, और एक जब हम लंब के आधार पर मोड़ते हैं तब। लेकिन जब हम 2 कर्ण के आधार पर मोड़ते हैं तब इसको जो घूर्णी समरूपता होता है वो नहीं होता है, अर्थात बराबर भाग में नहीं बढ़ता है, इसलिए आयत की जो कुल घूर्णी समरूपता होगी वह 2 होगी। ठीक है, इसलिए आयत की जो घूर्णी समरूपता होगी वह 2 होगी, क्योंकि हम क्षैतिज के आधार पर मोड़े थे तब बराबर भाग में बढ़ गया था, और लंब के आधार पर मोड़े थे तब भी बराबर भाग में बढ़ गया था। लेकिन अगर हम 2 कर्ण के आधार पर मोड़े थे तो बराबर भाग में नहीं बटा था, इसलिए जो रेक्टेंगल की जो घूर्णी समरूपता होगी वो 2 होगी। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पर चलते हैं, रोम्बस, जिसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसको हम उसकी घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग समचतुर्भुज का घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। इसे हम क्षैतिज के आधार पर सबसे पहले मोड़ते हैं। ठीक है, क्षैतिज के आधार पर यदि हम इसे मोड़ते हैं तो यह बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यह बराबर भाग में क्या हुआ, नहीं बटा, क्योंकि यह जो एरिया हुआ है यह एरिया निकला हुआ है। ठीक है, यह एरिया निकला हुआ है, बराबर भाग में नहीं बटा। आप देख लीजिए, आप गौर से, यह बराबर भाग में बटा नहीं बटा। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ से भी देख लीजिए, यह भी बराबर भाग में नहीं बटा। ठीक है, तब हम कर्ण अगर हम यदि क्षैतिज के आधार पर मोड़ते हैं तो यह बराबर भाग में नहीं बढ़ता। अब इसे हम लंब के आधार पर मोड़ कर देखते हैं। ठीक है, लंब के आधार पर मोड़ेंगे तब भी यह बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। देखिए इसका जो एरिया हुआ है वो हल्का सा निकला हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ भी देख लीजिए आप, यहाँ भी एरिया निकला हुआ है। तो लंब के आधार पर और क्षैतिज के आधार पर यदि हम समचतुर्भुज को मोड़ते हैं तो यह बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। लेकिन इसे हम यदि कर्ण के आधार पर हम मोड़ते हैं तो देखते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो कर्ण के आधार पर हम इसे मोड़ते हैं। ठीक है, कर्ण के आधार पर हम यदि इसे मोड़े तो यह बराबर भाग में बढ़ गया, इसलिए इसकी जो घूर्णी समरूपता होगी वह 1 होगी। ठीक है, लेकिन इसे एक और कर्ण के आधार पर हम मोड़ कर देखते हैं। ठीक है, एक और कर्ण के आधार पर मोड़े तो तब भी यह बराबर भाग में बट गया, इसलिए घूर्णी समरूपता की जो समचतुर्भुज की जो घूर्णी समरूपता होगी वो कितनी होगी, मात्र 2 होगी। इसलिए समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता कितनी होगी, 2 होगी, और दोनों कर्ण के आधार पर ही होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम को, जिसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पैरेललोग्राम की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। इसे हम पहले क्षैतिज के आधार पर मोड़ कर देखते हैं। ठीक है, कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसे हम यदि क्षैतिज के आधार पर मोड़ दिए तो ये बराबर भाग में बटा नहीं बटा। देखिए इसका कुछ जो पार्ट है सो निकला हुआ, बाहर निकला हुआ, ये बराबर भाग में नहीं बटा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप देखिए यह बराबर भाग में नहीं बटा, इसका जो कुछ का पार्ट जो है वो निकला हुआ है। देखिए यहाँ से देखिए इसका निकला हुआ है। ठीक है, तो यह बराबर भाग में नहीं बटा है। ठीक है, आप दूसरे साइड से भी देख लीजिए, यह भी बराबर भाग में नहीं बटा है, बटा नहीं बटा। ठीक है, तो इसकी जो घूर्णी समरूपता होगी वो क्षैतिज के आधार पर नहीं होगी। इसे हम अब लंब के आधार पर मोड़ कर देखते हैं। ठीक है, इसे यदि लंब के आधार पर मोड़ते हैं तब भी यह बराबर भाग में नहीं बटा। देखिए इसका जो निकला हुआ है क्या हुआ, बराबर भाग में नहीं बटा है। दूसरी तरफ से आप देख लीजिए, यह भी बराबर भाग में नहीं बटा। ठीक है, अब इसे हम कर्ण के आधार पर मोड़ते हैं। ठीक है, कर्ण के आधार पर हम यदि इसे मोड़ते हैं तो देखते हैं कि इसकी घूर्णी समरूपता निकलती है कि नहीं निकलती है। बराबर भाग में नहीं बटा, अलग अलग हो जा रहा है तो बराबर भाग में नहीं बटा। ठीक है, एक और इसे कर्ण के आधार पर हम मोड़ कर देखते हैं, तब देखते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। दूसरे कर्ण के आधार पर हम इसे अगर मोड़ते हैं तब भी यह बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। देखिए बटा नहीं बटा, एक इधर है एक इधर है, तो इसकी जो कुल टोटल घूर्णी समरूपता होगी वो कितनी होगी, 0। इसे ना तो क्षैतिज के आधार पर बटा, ना ही लंब के आधार पर बटा, और ना ही कर्ण के आधार पर बटा, इसलिए पैरेललोग्राम की जो घूर्णी समरूपता होगी वह 0 होगी, अर्थात 0 होगी। ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम की अर्थात समांतर चतुर्भुज की जो घूर्णी समरूपता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। ठीक है, अब अगले डायग्राम को देखते हैं,
ट्रिपेजियम को हम लोग देखते हैं कि इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होती है। अब हम लोग ट्रिपेजियम की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। इसे हम पहले 36 के आधार पर मोड़ते हैं, ठीक है। 36 के आधार पर यदि हम मोड़ते हैं तो यह बराबर भाग में नहीं बढ़ता है, ठीक है। 36 के आधार पर मोड़ दिए तो यह बराबर भाग में नहीं बढ़ा, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो कुछ पार्ट है वो क्या है, निकला हुआ है। कुछ पार्ट क्या है, निकला हुआ है, ठीक है। इधर से भी आप देख लीजिए इसका जो कुछ पार्ट है वो निकला हुआ है, तो यह बराबर भाग में नहीं बटा, ठीक है। अब इसे हम लोग लंबवत के आधार पर मोड़ कर देखते हैं। लंब के आधार पर यदि हम मोड़े तो मुड़ गया, ठीक है, बराबर भाग में बट गया। देखिए बराबर भाग में बट गया तो इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है। अब इसे हम कर्ण के आधार पर मोड़ते हैं। कर्ण के आधार पर यदि हम इसे मोड़ते हैं तो देखिए अब बराबर भाग में नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, आप खुद देख लीजिए बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। देखिए इसका कुछ निकला हुआ है, ठीक है, तो ये बराबर भाग में नहीं बढ़ा। इसे एक और कर्ण के आधार पर हम इसे मोड़कर देखते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, तभी ये बराबर भाग में नहीं बटा। देखिए बराबर भाग में नहीं बटा तो इस ट्रिपेजियम की जो अर्थात समलंब चतुर्भुज का जो घूर्णी समरूपता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। सिर्फ लंबवत के आधार पर मोड़े तभी इसकी घूर्णी समरूपता निकली, ठीक है। इसलिए समलंब चतुर्भुज की कितनी घूर्णी समरूपता होगी, 1 होगी। इसलिए समलंब चतुर्भुज की कितनी घूर्णी समरूपता होगी, सिर्फ 1 होगी, ठीक है। वो भी लंबवत के आधार पर मोड़े थे तभी निकला था, ठीक है। अब हम लोग वृत्त को बाद में देखते हैं, पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं कि इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होती है। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। यदि इसे हम 36 के आधार पर मोड़ते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि घूर्णी समरूपता निकलती है कि नहीं निकलती है। तो इसे हम 36 के आधार पर मोड़ दिए तो यह बराबर भाग में बटा, नहीं बटा। देखिए इधर से निकला हुआ है, यह बराबर भाग में नहीं बटा, ना ही इधर बराबर भाग में बटा, ठीक है, नहीं बटा। अब इसे हम लंब के आधार पर मोड़ने की कोशिश करते हैं। लंब के आधार पर यदि हम इसे मोड़े तो ये बिल्कुल बराबर भाग में बट गया, ठीक है। कितने, 2 बराबर भाग में बट गया, इसलिए इसकी घूर्णी समरूपता भी 1 हो जाएगी। इसे एक और शीर्ष से मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यह भी 2 बराबर भाग में बट गया, ठीक है। तो एक और हम शीर्ष से मोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए तो 3 बराबर भाग में बट गया जब तीनों शीर्ष से मोड़े, तो जो समबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इसीलिए समबाहु त्रिभुज की जो घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता निकालते हैं। पहले इसको 36 के आधार पर मोड़कर देखते हैं कि यह बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसे हम बराबर भाग 36 के आधार पर मोड़ दिए, क्या हुआ बराबर भाग में नहीं बटा, ठीक है। देख लीजिए आप बराबर भाग में बटा, नहीं बटा, बराबर भाग में तो भी नहीं बटा है, ठीक है, बराबर भाग में नहीं बटा। अब इसे हम एक शीर्ष के आधार पर मोड़ते हैं, ठीक है। जब शीर्ष के आधार पर हम यदि इसे मोड़े हैं तो देखिए यह बराबर भाग में बट गया, ठीक है। देखिए कहीं से भी कोई भी क्षेत्र निकला हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसे एक और शीर्ष के आधार पर हम मोड़ कर देखते हैं, ठीक है, कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो हम इसे मोड़ के देख रहे हैं तो क्या हुआ, देखिए बराबर भाग में बटा, नहीं बटा। देखिए इसका जो पार्ट हुआ वो निकला हुआ है, अलग पार्ट निकला हुआ है। इधर से भी देख लीजिए आप, इसका भी पार्ट जो है निकला हुआ है, ठीक है। तो और एक और शीर्ष के आधार पर मोड़ कर देखते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। देख लीजिए यह भी बराबर भाग में नहीं बटा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की जो घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। चलिए अब वृत्त की घूर्णी समरूपता निकालते हैं, ठीक है। वृत्त के किसी भी बिंदु से उसके व्यास के आधार पर हम यदि मोड़ते हैं तो यह बराबर भाग में बढ़ जाता है। जैसे कि देखते हैं हम, यदि बिंदु यहाँ से हम इसे व्यास के समान से हम यदि मोड़ते हैं, ठीक है, व्यास के आधार पर हम यदि मोड़ दिए तो यह बराबर भाग में बढ़ गया। इसीलिए
और इसे कोई भी बिंदु से हम इसे मोड़ेंगे तभी यह बराबर भाग में ही बटेगा, लेकिन वह व्यास के समान आधार पर ही होना चाहिए। जैसे देखिए, ये भी हम इसे मोड़ेंगे तभी बराबर में भाग में बढ़ जाएगा। और हम देख लेते हैं, अगर इस बिंदु से हम व्यास के आधार पर मोड़ेंगे तभी यह बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं, ये बिंदु से हम यदि यहाँ ऐसे मोड़े तभी यह बराबर भाग में बढ़ गया। इसलिए वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर उसके व्यास के समान यदि हम मोड़ते हैं तो क्या होता है, वो प्रत्येक भाग में बढ़ जाता है, प्रत्येक दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। इसीलिए जो वृत्त का घूर्णी समरूपता होगा वह कितना होगा, अनंत होगा, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर यदि हम इसे मोड़ते हैं तो यह बराबर भाग में बढ़ जाता है। इसलिए इसका जो घूर्णी समरूपता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चित्र की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक है, पहला पेंटागोन है। फ्रेंड्स, पेंटागोन को हम लोग यदि हम एक शीर्ष, ठीक है, यदि हम एक शीर्ष से यदि हम मोड़ते हैं तो यह दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसे हम देखते हैं कितनी तरह से मोड़ सकते हैं। यदि हम दूसरे शीर्ष, ठीक है, दूसरे शीर्ष से यदि हम मोड़ते हैं तब भी बराबर भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, यदि हम तीसरे शीर्ष से हम यदि मोड़ते हैं तब भी यह बराबर भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, यदि हम चौथे शीर्ष से यदि हम इसे मोड़ते हैं तब देखते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यह भी बराबर भाग में बढ़ गया। इसलिए जो पंचभुज है, इसकी कुल घूर्णी समरूपता हुई वह कितनी हुई, 5 हुई। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पंचभुज होता है वह उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसलिए जो पंचभुज की घूर्णी समरूपता होगी वह 5 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हेक्सागोन का जो घूर्णी समरूपता होगा वह कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और हेप्टागोन का भी उसी तरह घूर्णी समरूपता 7 होगा। ठीक है, और ऑक्टागोन का भी उसी तरह घूर्णी समरूपता 8 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर, पतंग की घूर्णी समरूपता निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पतंग की घूर्णी समरूपता 1 होती है। वह 1 कैसे होगी, जब हम इसे लंब के आधार पर यदि हम इसे मोड़ते हैं, ठीक है, यदि हम इसे ऐसे मोड़ दिए तभी यह दो बराबर इक्वल पार्ट में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसे किसी तरह से यदि हम इसे मोड़ते हैं तो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। इसलिए जो पतंग की घूर्णी समरूपता होगी वह कितनी होगी, 1 होगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनटीपीसी में दो बार रिपीट कर चुका है 2016 एनटीपीसी में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से रखिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में लाइन ऑफ सिमेट्री अर्थात घूर्णी समरूपता की डिग्री निकालने सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको मेरा छोटा सा काम करना है कि कम से कम यह वीडियो 5 लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक्स यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।